Okay, good morning, all the students who are preparing for ATP exams. Myself, Mrs. Priyanka Sarda, and students, I've already taught you the concept of the subject of RTI, that is Right to Information. And today I am just having a short revision on the टॉपिक रिलेटेड टू एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, तो आज अपन एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे ये सब एनवायरमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में सबसे पहले एनवायरमेंटल एक्ट्स आपको कवर करना है. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, इको सेंसिटिव जोन, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड म्यूनिसिपल एक्ट्स. अभी सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक अपन जो रैपिड रिवीजन करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल एक्ट से रिलेटेड. एनवायरमेंटल एक्ट्स यानी कि स्टूडेंट्स आपको इसमें ये देखना है कि इंडिया में एट प्रेजेंट कौन से पार्लियामेंट ने लॉज पास करे हैं, कौन से एक्ट्स इनेक्ट करे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, तो नो डाउट एक लंबी लिस्ट है नंबर ऑफ एनवायरमेंट एक्ट्स इंडिया ने पार्लियामेंट ने पास किए हैं, एंड उसके जो शॉर्ट ओवरव्यू है आज अपन कवर करने वाले हैं. सबसे पहला बच्चों मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट यानी होता क्या है, तो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अ पर्सन comes under the term environment. आज मैं एक जगह खड़ी हूं तो मेरे आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं, वेदर वो लिविंग चीजें हैं या नॉन लिविंग चीजें हैं, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने इसको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया है कि एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड. ये तीनों चीजें एनवायरमेंट में आती है, एंड इसके अलावा ये तीन चीजों का जो भी रिलेशन होता है ह्यूमन बींग्स के साथ या अदर लिविंग क्रिएचर्स के साथ, तो वो रिलेशनशिप भी एनवायरमेंट में आता है. फॉर एग्जांपल, अब ग्लोबल वार्मिंग इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. जो भी वेदर के कंडीशंस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. ओके, नाउ we have already seen that, and yes, MCQs के important MCQs के point of view से भी ये बहुत important है that World Environment Day is celebrated every year on 5th June globally. Okay, you have to remember कि 5 जून को World Environment Day मनाया जाता है पूरे world में with the aim to promote activities that protect the environment. और ये क्यों मनाया जाता है, तो environment के protection से related awareness को raise करने के लिए. देन अपने इंडिया का सबसे जो फंडामेंटल बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जानना जरूरी है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां बनी है. तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन is under the head of fundamental rights under article 21. article 21 जो स्टूडेंट्स बोलता है राइट टू लाइफ, हर एक पर्सन को जीने का अधिकार दिया है, ये अपना फंडामेंटल राइट है. तो ये जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, इसमें ही इंक्लूड होता है राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. अगर अपन को आर्टिकल 21 ने फंडामेंटल राइट टू लाइफ दिया है, तो इसका मीनिंग ये है कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट ये भी अपना फंडामेंटल राइट है. तो ये जो लैंडमार्क केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैंडमार्क केस है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट, और यही केस को फेमस बोला जाता है देहरादून क्वारिंग केस. इसके अलावा नंबर ऑफ लिटिगेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपीटेडली बोला है that right to healthy environment is a fundamental right under article 21. नेक्स्ट प्रोविजन जहां एनवायरमेंट से रिलेटेड मेंशन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल नंबर 48A, जहां स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाली है कि स्टेट ने एंडीवर्स यानी कि एफर्ट्स लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. अब बेसिकली आर्टिकल 48A क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. उसके बाद स्टेट के अलावा सिटीजन्स के ऊपर भी ड्यूटी डाली है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, जो कि डाली है आर्टिकल नंबर 51A G में. इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा राइट के साथ ड्यूटी कोरिलेट होती है. अगर अपने आप राइट है कि अपन को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो साथ में ये अपनी ड्यूटी भी है कि अपन ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अब नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पूरे कंट्रीज आज वर्ल्ड की एफर्ट्स ले रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 स्टॉकहोम में हुई थी, स्वीडन के सिटी स्टॉकहोम में हुई थी, एंड देयरफॉर इसको बोला जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं वो उसके मेंबर्स बने थे. जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं वो ये कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर्स थे. और ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इश्यूज. ओके, तो बेसिकली यहाँ स्टॉकहोम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है. और यहाँ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एक अडॉप्ट किया था जिसमें टोटल 26 प्रिंसिपल्स है, और ये 26 प्रिंसिपल्स पूरे एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है. अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 की अटेंड किया, उसके बाद इंडिया में नंबर ऑफ लॉज पार्लियामेंट ने पास करे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जो कि है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एंड द लिस्ट गोज ऑन. ठीक है, नंबर ऑफ लॉज अपने इंडिया में पास करे आफ्टर अटेंडिंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. उसके बाद इवन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट होने के विद इन 5 years में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया गया था, पार्लियामेंट ने अमेंड करा, एंड इसके अंदर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट करके प्रोविजन ऐड करी थी, जो कि अभी अपन ने देखी 51A एंड 48A. ये दोनों अमेंडमेंट से ऐड हुई है, और ये दोनों अमेंडमेंट कब हुए थे? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद हुए थे. उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद, वो ये था कि इंडिया में 1972 में नेशनल काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग सेट करी थी. एंड एट प्रेजेंट बच्चों, ये जो काउंसिल है इसका रीनेम्ड हुआ है, और अभी ये काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से चली जाती है. तो 1985 में ये नेशनल काउंसिल को कन्वर्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एट प्रेजेंट this Ministry of Environment and Forest is the nodal agency of the central government, which is taking all the efforts for the promotion and protection of India's environmental policies. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है ये एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो काम कर रही है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में. नेक्स्ट, अब अभी आपके आंखों के सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों की जितने भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वो ये इंडिया में पास करे हैं. अब इसको वन बाय वन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी. सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, वर्ड खुद बता रहा, आपको हर एक एक्ट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है बच्चों कि ये पर्टिकुलर एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्ट को क्यों पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाम खुद बता रहा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट को पास किया है. ठीक है, अब इसको अम्ब्रेला एक्ट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन चारों को कवर कर रहा है. क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि टाइटल में नहीं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है. अब एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज ये सब चीजें एनवायरमेंट के पार्ट है, एंड बेसिकली ये सब पोल्यूशंस को ये पर्टिकुलर एक्ट डील करता है. ओके, नाउ इसके अलावा ये जो एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो ये बोलता है कि हजार्डस मटेरियल को यूज करने से प्रोहिबिशन ले डाउन करता है. इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हजार्डस मटेरियल अनलेस प्रायर परमिशन इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक आप प्रायर परमिशन नहीं लेते हो तब तक आप हजार्डस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हो, ये एक्ट बोलता है. उसके अलावा ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता
है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को प्रिवेंट करने, कंट्रोल करने एंड अबेट करने के लिए जो भी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है वो मेजर्स ले सकता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि कोई भी इंडस्ट्री में से कितना एमिट हजार्डस चीज है। अब देखो इंडस्ट्री है तो दिखती बात है, अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखा था। इंडस्ट्रीज को आप सेट रोक नहीं सकते हो कोई भी कंट्री को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने से, ठीक है, बट आपके हाथ में चीजें क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो बट साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी किया जाए। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री ने कितने लिमिट तक एमिट करना चाहिए हजार्डस मटेरियल, वो एक लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है ये एक्ट ने डिसाइड करने का। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि कोई भी इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर एरिया में प्रोहिबिट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्ट की जाना चाहिए ऑपरेशन से, या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करने का पावर दिया है। उसके अलावा नेशन वाइड प्रोग्राम्स पॉल्यूशन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है अंडर दिस एक्ट। ओके, उसके बाद है स्पेसिफिक एक्ट, वाटर एक्ट। अगेन वर्ड खुद बता रहा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का है। अब ये पर्टिकुलर एक्ट कौन से पोल्यूशन को डील कर रहा है? सिर्फ वाटर पोल्यूशन को डील कर रहा है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अंडर द वाटर एक्ट central and state pollution control boards has been established at central level and state level. Central level पे कौन सा बोर्ड काम करेगा? Central Pollution Control Board. And state level पे कौन सी उन्होंने अथॉरिटी बनाई? State Pollution Control Board. और ये पर्टिकुलर बोर्ड्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पावर देता है कि वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी एफर्ट्स उनको लेना है वो ले सकते हैं। ओके, सो दीज बोर्ड्स are have been set up in 1974. Next comes Air Act. Word खुद बता रहा, now this act has been made for the prevention and control of air pollution. Air pollution को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट को 1981 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है। और अब ये एक्ट भी यही चीज बोलता है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर एक्ट के अंतर्गत बने हैं, तो वो ही बोर्ड्स यहाँ ये एक्ट के पर्पस को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई वापस से स्पेशल बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं क्या एयर एक्ट के अंतर्गत? नहीं, जो वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो बोर्ड्स बने हैं वो ही बोर्ड्स यहाँ ये एक्ट के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। अब ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, What are the important functions of CPCB? यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम है? तो जो भी अपन लिस्ट देखेंगे वो सेम काम, वो सेम फंक्शन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी रहते हैं। ठीक है, बट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे ये काम करता है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने स्टेट्स में वो पर्टिकुलर काम करता है। अब सीपीसीबी का सबसे पहला काम होता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड या एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसके ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एडवाइसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एयर पोल्यूशन। अब अगर सपोज ये बोर्ड वाटर एक्ट के अंतर्गत काम कर रहा है तो फिर ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा कौन से मैटर्स के ऊपर? वाटर पोल्यूशन के मैटर्स के ऊपर। उसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशन वाइड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकता है फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस। अगर कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई भी प्रकार की गाइडेंस लगती है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको गाइड करता है एंड रिसर्च कैरी आउट करता है कि रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन एंड अवेयरनेस स्प्रेड करता है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये बोर्ड्स एफर्ट्स लेते हैं थ्रू मास मीडिया कि अवेयरनेस लोगों में आए दैट एयर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड। ओके, अब सेम अगेन आई एम रिपीटिंग,
ये ही काम बोर्ड का वाटर एक्ट के अंतर्गत भी रहता है, बट सिर्फ हाँ वो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड काम करेगा। उसके बाद अपन ने आगे देखा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये वर्ड खुद बता रहा, दिस एक्ट हैज बीन मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबको पता है कि इंडिया में देयर इज अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहीं ना कहीं अपना एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है कि अपने इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना अवेलेबल है, ठीक है, एंड बट इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर ये एक्ट को पास किया था पार्लियामेंट ने। अब ये एक्ट में लोकल विलेज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज बैठाई जाती है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बैठाए जाते हैं, एंड सेंट्रल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है। तो ये तीन अथॉरिटीज आपको याद रखना है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश करी है। और ये एक्ट का काम क्या है, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट जो आपका इसका आपको पॉइंट दिखेगा तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, प्रोवाइड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज हो, एंड जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, तो वो बेनिफिट्स जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनके जेब में नहीं जाना चाहिए, वो बेनिफिट्स का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, यानी कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो यूज किया जाए, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फॉर एग्जांपल अगर सपोज अपना कोई एक एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको भी पता है कि एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक लायन हो गया तो इसका जो भी स्किन होती है वो लेदर करके यूज की जाती है। तो अब ये जो आप बेचता है गवर्नमेंट ये सब चीजों को, तो उसमें से जो भी बेनिफिट्स आ रहा है तो उसको किसके लिए यूज होना चाहिए, पब्लिक के फंड में जाना चाहिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्ड खुद बता रहा, ये एक्ट वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, यानी जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास किया है। अब ये एक्ट प्रोहिबिट करता है हंटिंग करने का, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड एनिमल्स। ये एक्ट में कुछ शेड्यूल्स में मेंशन किया है कि ये एनिमल्स का आप हंटिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप हंटिंग करते हो तो इट इज एन ऑफेंस which has been made punishable with a penalty. Okay. Therefore, it controls trade and commerce in wildlife and wildlife products. अब जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कुछ अथॉरिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, वैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये सब अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की जाती है। एंड ये एक्ट ये भी बताता है कि क्या प्रोसीजर होती है एक पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क अगर डिक्लेयर करना है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है, या कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व करके डिक्लेयर करना है, तो क्या एक प्रोसीजर होती है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सच प्रोटेक्टेड एरियाज। ये प्रोसीजर ये एक्ट बताता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, छोटा सा एक्ट है जिसमें हार्डली 5 सेक्शंस है, और ये एक्ट का ऑब्जेक्ट है फॉर द प्रोटेक्शन और द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है। अब बेसिकली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ये एक्ट ये देखता है कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज ना हो। अगर सपोज कोई भी अपनी फॉरेस्ट लैंड है और अगर तुम उसको कंप्लीटली नॉन फॉरेस्ट पर्पस यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, वहां के पूरे झाड़ गिरे तोड़ रहे हो, तो बेसिकली इससे क्या होगा, अपना एनवायरमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड देयरफॉर दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड अ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट एंड टू रेगुलेट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट करने से ये रोकता है या फिर उसको रेगुलेट करना पड़ता है। इवन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर यूज करने के लिए अलाउ कर रही है तो उसको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसके बाद नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। बेसिकली बच्चों ये जो एक्ट है ये एट प्रेजेंट रिपील्ड हो चुका है, और इसके बदले में अपने इंडिया में जो एक्ट है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। अब बेसिकली ये एक्ट 1995 में क्यों एस्टैब्लिश हुई थी, तो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल।
अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स भी कोर्ट में अगर चलने लग जाएंगे ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, तो नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ जाएंगे, कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है बाकी के सब केसेस से, ठीक है। एंड देयरफॉर स्पेशली एनवायरमेंट को मैटर्स को हैंडल करने के लिए 1995 में नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल सेट हुआ था। अब ट्रिब्यूनल है यानी कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जुडिशियल नहीं है। अब क्वाजी जुडिशियल है यानी कि इसको स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है एंड देयरफॉर अब जो भी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोसीजर दी जाती है केस को चलाने की, तो ये प्रोसीजर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हैं ट्रिब्यूनल्स ये सब चीजों में एंड देयरफॉर यहाँ क्या होता है, स्पीडी जस्टिस मिलता है, ठीक है। बट 2010 में ये नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट को रिपील्ड किया गया और इसके बदले में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। पहले क्या सिस्टम था इंडिया में 1995 तक, 1995 से नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल सब एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करता था और अगर ये ट्रिब्यूनल से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट ने नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी थी, तो पूरी अपील्स ये अथॉरिटी के पास जाती थी। बट अब क्या हो गया, अब ये दोनों एक्ट्स को रिपील किया गया, यानी कि अब ये दोनों ट्रिब्यूनल्स एंड अपीलेट अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इनके बदले में सिर्फ एक चल रहा है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर 2010 एक्ट। ओके, नाउ अब इसके जो 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो क्यों एस्टैब्लिश किया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा, कोई भी लीगल राइट अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड वायलेट होती है तो उसको एनफोर्स करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है। एंड चौथा, कोई भी पर्सन अगर सपोज एग्रीव्ड होता है रिलेटेड टू एनवायरमेंट मैटर्स, तो ऐसे केसेस में ऐसे विक्टिम को रिलीफ देने के लिए एंड कंपेंसेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये है नेशनल एनजीटी बोला जाता है इसको, इसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एनजीटी का मेन 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग है। सबसे मेन जो प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, वो है न्यू दिल्ली में। एंड न्यू दिल्ली के अलावा एनजीटी बैठता है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में। और एनजीटी को कोई भी प्रकार के स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में दिए जाते हैं वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है एंड देयरफॉर यहाँ स्पीडी जस्टिस होता है। ट्रिब्यूनल इज मैंडेटेड टू मेक एंड एंडीवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम, और उनके ऊपर उनको ट्राई करना पड़ता है कि 6 महीने के अंतर्गत वो कोई भी अगर उनके पास एप्लीकेशन आता है तो उसको वो सॉल्व करके आगे बढ़े, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और रूल्स है, एक्ट्स है जो इंडिया में पास करे हैं। फॉर एग्जांपल हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जो बेसिकली जितना भी हजार्डस वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए और हैंडल किया जाए उससे रिलेटेड ये प्रोविजन, ये पर्टिकुलर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट करे हैं, ठीक है। उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998, जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है यानी जो भी हॉस्पिटल से, फार्मेसी से जितना भी ये वेस्ट जनरेट होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये रूल्स एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। एंड लास्ट, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बने हैं वो हुए हैं 2010 में इनेक्ट। अब नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स क्लियरली बोलता है कि साइलेंट जोन में कोई भी हॉर्न यूज नहीं किया जाए एंड लाउड स्पीकर्स या बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम्स होते हैं वो नाइट आवर्स में नहीं यूज किया जाए। अब क्या हर एक प्रकार का साउंड नॉइज पोल्यूशन होता है क्या? नहीं। मैं बोल रही हूं तो क्या ये आवाज नॉइज पोल्यूशन को अमाउंट कर रही है? नहीं। तो कौन से आवाज कितने अमाउंट का साउंड नॉइज पोल्यूशन को कन्वर्ट करता है वो है WHO के अनुसार नॉइज अबाउ 65 decibels is considered as noise pollution. Very important to remember, 65 decibels के ऊपर का आवाज को नॉइज पोल्यूशन WHO ने बोला है। ये एक इंपॉर्टेंट बच्चों आपको चार्ट याद रखना है कि
कितना डेसिबल साउंड अलाउ किया जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। अब ये कैटेगरी ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो डे टाइम में आप 75 डेसिबल्स तक का साउंड वहां कर सकते हो एंड नाइट टाइम में 70 डेसिबल्स। अगर कमर्शियल एरिया है तो 65 डेसिबल्स डे टाइम, 55 डेसिबल्स नाइट टाइम। अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो 55 डेसिबल्स तक का ही साउंड अपने डे टाइम में आपको अलाउ किया जाता है एंड 45 डेसिबल्स तक नाइट टाइम में। साइलेंट जोन है तो 50 डेसिबल्स तक का साउंड डे टाइम में एंड 40 डेसिबल्स का साउंड नाइट टाइम में। अब इसके ऊपर अगर साउंड होता है तो इट हैज बीन मेड पनिशेबल, ठीक है। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स बताए हैं, ये कहाँ बताए हैं तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 में ये नॉइज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करे हैं। तो यहाँ बच्चों अपन ने एक शॉर्ट ओवरव्यू किया विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एनवायरमेंट एक्ट्स, जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज इंडियन पार्लियामेंट ने पास करे हैं। अब एक्ट्स पास करे हैं एंड उसके अलावा कुछ रूल्स पास करे हैं जो अभी अपन ने देखे, हजार्डस मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स। तो ये सब चीज